प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में क्षितिज में सांवले सपनों की याद नामक पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली जी के चिड़ियों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाया है। पिछले टर्न में जो इसमें हमने रीडिंग की थी, आज उसके आगे से रीडिंग करेंगे और 8-10 प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले सप्ताह में बच्चों हम सभी ने पढ़ा था कि सालिम अली की मौत के बाद ही उनकी आंखों से दूरबीन जो लगाकर वो निकलते थे उतरी। उसके आगे आज हमें रीडिंग करना है, ठीक है। तो आज यहाँ से पढ़ना है हमें कि उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन इसको गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। तहमीना कौन थी बच्चों? उनकी पत्नी थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी, ठीक है। तहमीना उनकी सहपाठी थी जो स्कूल में उनके साथ पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। ये बच्चों, चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये तत्कालीन हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। कहने का मतलब ये, गांव में उनका जन्म हुआ था, गांव में पले बड़े थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। उसको सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा, उसका नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो, ठीक। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। क्यों भाई असंभव सा है? उन्होंने कहा, उनके बारे में कुछ लिखना मेरे लिए असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती। क्या बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। मुझसे भी ज्यादा जानती है।
वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिन में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वो गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। ऐसा लेखक उनके विषय में, सालिम अली के विषय में लिखता है। तो बच्चों, सालिम अली जी ने चिड़ियों के प्रति जो अनुराग दिखाया, पर्यावरण के प्रति जो उनकी रुचि थी, उसके विषय में आपने देखा, जाबिर हुसैन जी ने लिखा। और अब आज इसी पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रश्नोत्तर हम अर्थगत प्रश्नों के अंतर्गत लिखेंगे, चुनेंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहला प्रश्न, पहला पैराग्राफ लेते हैं, उसमें वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था। वर्षों पूर्व से लेकर के कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो प्रश्न लिखेंगे उनके हमें उत्तर देना है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थगत उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर लिखिए। उपर्युक्त पंक्तियां मतलब जो पैराग्राफ का आपको संकेत दिया गया है, उसके आधार पर पढ़कर आपको लिखना है। और उसमें जो हमारा पहला प्रश्न आज बनता है वो ये है कि सालिम अली पक्षियों को किन नजरों से देखना चाहते थे? सालिम अली पक्षियों को किन नजरों से देखना चाहते थे? हर एक का देखने का अपना नजरिया अलग होता है, लेकिन पक्षियों को देखने के बारे में सालिम अली जी का क्या नजरिया था? तो बच्चों देखिए, सालिम अली समर्पित पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों के प्रति उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर रखा था। ठीक है ना?
वे दुनिया की हर पक्षियों से प्रेम करते थे। दुनिया को अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि उनके आनंद को बनाए रखने के लिए देखते हैं। इस कारण वे पक्षियों को उन्हीं की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि लोग प्रकृति को किन नजरों से देखते हैं? किन नजरों से देखते हैं और क्यों? और क्यों लोग प्रकृति को किन नजरों से देखते हैं और क्यों? तो देखिए, लोग प्रकृति को, पहाड़ों को, झरनों को, जंगलों को, पक्षियों को और अपनी नजर से देखते हैं। वे इनके होने में अपना भला बुरा, अपना सुख दुख, अपना हानि लाभ देखते हैं। क्यों देखते हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि अधिकांश लोगों की जो दृष्टि है वो अपने स्वार्थ तक सीमित है। मनुष्य जो है स्वार्थी हो गया। हर वस्तु में वो अपना स्वार्थ देखता है, पहाड़ों में, झरनों में, नदियों में, पक्षियों में। ठीक है ना? इसलिए जो है वो इस तरह से देखता है। इसीलिए लोग प्रकृति को, पहाड़ों को, झरनों को, जंगलों को, पक्षियों को अपनी नजर से देखते हैं। वे उसमें अपना भला बुरा, अपना सुख दुख, अपने हानि लाभ देखते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश सत्ता लोगों की दृष्टि जो है वो अपने स्वार्थ तक ही सीमित है, इसलिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांच अनुभव क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांच अनुभव क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, तो देखिए, पक्षियों की भाषा अलग होती है, मानव उसे समझ नहीं सकता। पक्षी अपनी अनुभूति को जिन स्वरों या क्रियाओं से व्यक्त करते हैं उसे समझना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए वो उनकी मधुर आवाज सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी में लेते हैं। रोमांच का सोता फूटने का क्या आशय है? रोमांच का सोता फूटने का क्या आशय है? रोमांच का सोता फूटने का क्या आशय है? तो बच्चों, रोमांच का सोता फूटने का आशय है कि हमारे अंदर रोमांच होने का मतलब आनंद होना, आनंद की गुदगुदी होना, आनंद का महसूस होना, रोमांचित होना, प्रसन्न होना। ठीक है, रोमांच का सोता फूटना का आशय है कि आनंद की गुदगुदी होना, आनंद का अनुभव होना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न,
इसी में लेते हैं आबशारों का क्या तात्पर्य है। आबशारों एक शब्द आया है, का क्या तात्पर्य है। तो आबशारों का क्या तात्पर्य है बच्चों? आबशारों का क्या मतलब है? आबशारों से आप क्या समझते हैं? तो आबशारों से तात्पर्य हमारा है निर्झर, झरना। जो झरने होते हैं, फॉल, प्राकृतिक जंगलों में, पहाड़ों में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं आबशारों का तात्पर्य किससे है? झरना से। ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत ये 5 प्रश्न लिए गए हैं। अभी हम एक पैराग्राफ और लेंगे और उसके भी प्रश्न लिख रहे हैं। तो संकेत के लिए आप लिखिए कोई आज भी वृंदावन जाए। कोई आज भी वृंदावन वृंदावन, ठीक है, से लेकर के खाली हुआ है क्या? खाली हुआ है क्या थे? और इसमें बच्चों पहला प्रश्न लेते हैं कि नदी का सांवलापन यात्री को वृंदावन के किन घटनाक्रमों की याद करा देता है? नदी का सांवलापन यात्री को किन घटनाक्रमों की याद करा देता है। ठीक। तो बच्चों वृंदावन में जब हम जाते हैं और यमुना का सांवला जल देखते हैं तो हर सैलानी को कृष्ण की नटखट क्रीड़ाओं की याद करा देता है। जैसे ही वो यमुना जल को देखता है उसे याद आ जाता है कि कभी कृष्ण ने इसके किनारे लीलाएं की थी, गोपिकाओं के साथ रास लीला की थी, ग्वालों के साथ मिलकर माखन चोरी की थी, दूध पिया था, यमुना के छायादार कदम्ब के वृक्षों के नीचे विश्राम किया था और यहाँ पर गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे आदि उनकी अनेकों लीलाओं को याद करते हैं, स्मरण हो आता है, उन घटनाओं की याद आती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, वृंदावन में सुबह सवेरे क्या अनुभव होती है? वृंदावन में सुबह सवेरे क्या अनुभूति होती है? और क्यों? वृंदावन में सुबह सवेरे क्या अनुभूति होती है और क्यों होती है? ठीक है। तो देखिए, वृंदावन में सुबह सुबह सूरज निकलने पर ऐसा अनुभव होता है कि मानो अभी अभी कहीं से
कन्हैया कृष्ण गोपाल नंदन आ जाएंगे और अपनी मनमोहक बंसी का सुर सुनाकर सबके कदम रोक देंगे। उनकी मनमोहक बंसी का सुर सुनकर स्वतः ही सबके कदम रुक जाएंगे, ऐसी अनुभूति होती है। बच्चों, वृंदावन में अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा इसी तरह का बनना है कि संध्या के समय क्या अनुभूति होती है। वृंदावन में संध्या के समय क्या अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है और क्यों। इसके पहले प्रश्न था कि सुबह सवेरे क्या अनुभूति होती है और क्यों, और अब इस समय वृंदावन में संध्या के समय क्या अनुभूति होती है और क्यों। ठीक, तो देखिए शाम को क्या अनुभूति होती है। वृंदावन में संध्या के समय सूरज ढलने पर ऐसी अनुभूति होती है कि मानो यहाँ कहीं से कृष्ण आ जाएंगे, मानो यहाँ कहीं अभी किधर से कृष्ण आ जाएंगे ये पता नहीं है, और अपनी मधुर मुरली बजाने लगेंगे, अपनी मधुर मुरली से सबको मोहित करने लगेंगे। इस तरह की जो है अनुभूति होती है। ठीक है ना। सभी जो हमारे भारतवासी हैं उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह रहते हैं, इसलिए उनको ऐसी अनुभूति होती है। बच्चों, आज आप सभी इस पाठ के सभी लिखेंगे अर्थगत प्रश्नोत्तरों को और इसके आगे की चर्चा फिर अगले दिन की जाएगी। ठीक है।